हमारी रहीम और भी। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 14 कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन वेपोरेशन एंड बॉइलिंग। वेपोरेशन और बॉइलिंग में फ़र्क करें। वेपोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमिना। वेपोरेशन जो होता है ये सरफेस के ऊपर हो रहा होता है, यानी सबसे ज़्यादा एनर्जी वाले मालिक्यूल्स होते हैं वो सबसे पहले वेपोरेट होंगे और उसके बाद उनसे जो नीचे वाले एनर्जी वाले मालिक्यूल्स होंगे वो जाके वेपोरेट होंगे। तो ये सरफेस फिनोमिना है। लेकिन जो बॉइलिंग होता है उसमें क्या होता है, फेज चेंज अकर व्हेन लिक्विड टर्न इनटू अ गैस थ्रू आउट। इसमें क्या होता है, बॉइलिंग में फेज चेंज अकर होता है, यानी फेज तब्दील हो रहा होता है और इसमें एक लिक्विड मुकम्मल तौर पर गैस के अंदर तब्दील हो रहा होता है। यानी लेट्स सपोज हमारे पास एक कंटेनर के अंदर पानी मौजूद है और उसको हम अगर बॉयल करते हैं, टेम्परेचर दे रहे होते हैं, तो पहले जो है वो नीचे वाले मालिक्यूल जो हैं वो उनकी एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा और इसके बाद वो जो एनर्जी है वो ऊपर वाले मालिक्यूल्स को शिफ्ट करते जाएंगे और इस तरह पूरे का पूरा लिक्विड होगा वो इसमें वार्म अप होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और देन जाके वो जब उसका बॉइलिंग पॉइंट अचीव होगा तो वो बॉइलिंग बॉयल होना शुरू हो जाएगा, उसके बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें पूरे का पूरा जो लिक्विड है वो गैस के अंदर तब्दील हो रहा होता है। इंटायर लिक्विड चेंज इनटू गैस। इट अकर्स एट हर टेम्परेचर। जो एवेपोरेशन है ये हर तरह के टेम्परेचर पर वकूफ़ हो सकती है, लेकिन इसका जो रेट होगा वो डिफरेंट होगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एवेपोरेशन फास्ट होगी और अगर टेम्परेचर कम होगा तो एवेपोरेशन स्लो होगी। इट अकर्स एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। बॉइलिंग जो होती है वो हर लिक्विड का उसका स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है। जैसे कि वाटर है तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, तो वो 100 डिग्री के करीब करीब जाके वो बॉयल होना शुरू होगा और 100 पे जाके वो कम्प्लीटली इसके बबल बनना शुरू होते हैं। एवेपोरेशन काजेज कूलिंग। एवेपोरेशन से क्या होता है, ये कूलिंग प्रोड्यूस करती है। मिसाल के तौर पर आप हथेली के ऊपर पेट्रोल के चंद एक ड्रॉप्स डालें तो वो फ़ौरन से एवेपोरेट हो जाएंगे और आपको जो है वो पीछे हथेली के ऊपर कूलिंग महसूस होगी। उसकी रीज़न ये होती है कि वेपर में तब्दील होने के लिए जो मालिक्यूल टॉप वाले मालिक्यूल्स होते हैं वो अपने नेबर मालिक्यूल से एनर्जी को गेन करते हैं और नतीजे के तौर पर उनकी एनर्जी कम हो जाती है और इसलिए हमें कूलिंग महसूस होती है। बॉइलिंग में क्या होता है, डज नॉट प्रोड्यूस कूलिंग, तो इसमें कूलिंग या प्रोड्यूस नहीं होती क्योंकि सारे का सारा लिक्विड ही इसमें वार्म अप हो चुका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ बॉइलिंग इज रिलेटेड टू द एक्सटर्नल प्रेशर। बॉइलिंग एक्सटर्नल प्रेशर से किस तरह रिलेट करती है, इसका क्या ताल्लुक है। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन एक्सटर्नल प्रेशर। ये बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन में ही आता है कि वो टेम्परेचर होता है जिस पर एक किसी लिक्विड का जो टेम्परेचर होता है वो इक्वल हो जाता है उसके एक्सटर्नल प्रेशर के। तो एक्सटर्नल प्रेशर इसको इफेक्ट करेगा। बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। अगर बैरूनी प्रेशर जो है, एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो बढ़ा देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगी, बढ़ जाएगी। एंड डिक्रीज बाय डिक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर। और अगर बैरूनी प्रेशर आप कम कर देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वाई द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन डज नॉट नीड इनपुट एनर्जी। एवेपोरेशन के अमल को जो है वो इनपुट एनर्जी क्यों नहीं चाहिए होती। ये इसका आंसर हम पहले भी इसका आइडिया है हमें कि जी जो एवेपोरेशन है उसको अकर होने के लिए, वकूफ़ पज़ीर होने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है, बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है और वो जो एनर्जी होगी वो अपने सराउंडिंग मालिक्यूल से ही जो है वो गेन कर लेते हैं। यानी टॉप वाले मालिक्यूल अपने सराउंडिंग मालिक्यूल से एनर्जी गेन कर लेते हैं, तो इसलिए उनको कोई बैरूनी सोर्स नहीं दरकार होता। बिकॉज इट रिलाइज ऑन द एनर्जी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग और ऑन काइनेटिक एनर्जी। वो अपनी सराउंडिंग वाली एनर्जी पे डिपेंड करता है या काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है दैट लिक्विड या फिर वाट
अगर वाटर है तो उसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल्स आर रेडी पोजेस एट द रूम टेम्परेचर। जो लिक्विड के मॉलिक्यूल की रूम टेम्परेचर पर पहले से उनके अंदर मौजूद होती है, तो इसलिए उनको किसी भी बैरूनी सोर्स की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाई द हीटिंग एंड कूलिंग कार्य फॉर द फेज चेंजेस अडॉप्ट द सेम पाथ। हीटिंग और कूलिंग कार्य जो होती हैं उनका सेम पाथ ही क्यों होता है, इसकी क्या रीज़न है। हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स follow the same path because the total heat absorbed during melting and boiling is equal to the heat released during freezing and condensation at the same temperature। दोनों का हीटिंग और कूलिंग कर्व का पाथ इसलिए सेम होता है क्योंकि जितनी एनर्जी मेल्टिंग या बॉइलिंग के अंदर अब्जॉर्ब हो रही होती है, यानी जज़ब हो रही होती है, तो जब इसका रिवर्स फिनोमिना होगा, फ्रीजिंग होगा या कंडेंसेशन होगा, तो उसमें उतनी ही एनर्जी को रिलीज करके फ्रीज हो जाएगा या फिर कंडेंस हो जाएगा। इसको हम ग्राफ की मदद से समझ लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक सॉलिड है, तो उसको जैसे हम टेम्परेचर देंगे तो वो क्या करेगा, वो वो जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, और एक स्टेज ऐसी जाएगी कि उस पर जाके वो सारे का सारा जो लिक्विड है वो उसका अपना मेल्टिंग पॉइंट जो है वो अचीव कर लेगा, और वो जो सॉलिड है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा लिक्विड के अंदर। अब इस ग्राफ में ये जो बी और सी कर्व है, इसमें जैसे ही टेम्परेचर उसको देंगे तो वो टेम्परेचर उसका सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। रीज़न ये है कि वो सॉलिड जो है वो उसको यूज़ करेगा लिक्विड के अंदर तब्दील होने में। अब सी से डी तक तो दोबारा से टेम्परेचर के अंदर चेंज आना शुरू हो जाएगा, यानी जैसे हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू कर देगा, और डी पे जाके वो जो लिक्विड था अब वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी डी उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है। तो अब डी से आगे क्या होगा कि वो जो लिक्विड है, डी और ई के दरमियान जो कर्व है, यहाँ पे लिक्विड गैस के अंदर तब्दील होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ ई से फर्दर क्या होगा, जब मजीद आप उसको टेम्परेचर देंगे तो उसके वेपर जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास हीटिंग कर्व है। इसी का अगर हम रिवर्स देखें तो वो होगी कूलिंग कर्व। अब इसमें क्या होगा कि आप जब एक टेम्परेचर को लो करेंगे, कम करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो जो वेपर्स थे वो कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे, तो ई जो है वो उसका क्या होगा, कंडेंसेशन, ई पे जाके कंडेंसेशन होगी। अब ई और डी में के दरमियान क्या होगा, इस कर्व में गैस जो है वो तब्दील हो जाएगी लिक्विड के अंदर। तो अब मजीद आप टेम्परेचर कम करना शुरू करें तो उसका टेम्परेचर कम होता रहेगा और होता रहेगा। यहाँ पे जो है सी पे जाके क्या होगा, वो जो लिक्विड था अब वो फ्रीज होना शुरू हो जाएगा, तो जो सी है यहाँ पे ये उसका फ्रीजिंग पॉइंट है। इसके बाद मजीद आप टेम्परेचर कम करें तो इसमें क्या होगा कि लिक्विड जो है वो सी और बी के दरमियान लिक्विड स्टार्ट हो जाएगा सॉलिड के अंदर तब्दील होने में। तो ये जो है जिस तरह हमने हीटिंग कर्व्स में डिस्कस किया, ये शुरू में उसका मेल्ट हुआ था, फिर वो बॉयल हुआ और उसके बाद वेपर्स में तब्दील हुआ। तो हम रिवर्स प्रोसेस देखें तो कंडो का, और उसके बाद जो है अपना फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंचेगा और वो लिक्विड तब्दील हो जाएगा सॉलिड के अंदर, यानी सॉलिड टू लिक्विड देन गैस, और इसी तरह इसका रिवर्स है गैस टू लिक्विड देन सॉलिड। मीन टू से कि जितनी एनर्जी वो अब्जॉर्ब करके सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ और लिक्विड से फिर गैस में कन्वर्ट हुआ, उतनी ही एनर्जी वो रिलीज करेगा, और वो तब्दील होगा गैस से लिक्विड में और फिर लिक्विड से सॉलिड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आइस मेल्ट्स व्हेन प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन इट। जब आप आइस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो लिक्विड के अंदर क्यों तब्दील हो जाती है, वो मेल्ट क्यों हो जाती है। हमने ये पढ़ा था कि लिक्विड और सॉलिड के अंदर क्या होता है कि लिक्विड में मॉलिक्यूल होते हैं
इनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस हैं वो मौजूद होती हैं, लेकिन सॉलिड में क्या होते हैं, वो आपस में पैक्ड होते हैं, मॉलिक्यूल्स आपस में पैक्ड होते हैं। लेकिन आइस के केस में क्या होता है, आइस चूंकि सॉलिड है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा होता है, थोड़ा सा जो उल्ट प्रोसेस होता है कि आइस में मॉलिक्यूल का जो दरमियानी फासला होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड। तो जब आप इसको प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, मॉलिक्यूल आपस में जो है वो कंप्रेस हो जाएंगे, आपस क्लोज हो जाएंगे, और इस तरह क्या हो जाएंगे, वो लिक्विड के अंदर तब्दील होने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही प्रेशर अप्लाई किया जाएगा, आइस कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड के अंदर, क्योंकि आइस की डेंसिटी भी लिक्विड से कम होती है। Ice melts when pressure is applied because pressure forces the ice particle closer together, making it easier for ice to change into water. तो वो ice जब water के अंदर तब्दील होने शुरू हो जाएगी। Why do phase changes occur? Phase में तब्दीली क्यों आ रही होती है, ऐसा क्यों होता है? Phase changes occur due to the change in temperature or pressure. अगर आप टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं तब भी फेज चेंज हो जाएगा, या प्रेशर को चेंज कर रहे हैं तो तब भी वो फेज चेंज हो जाएगा। दिस चेंजेस द काइनेटिक एनर्जी, इससे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी में तब्दीली आ जाती है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में भी तब्दीली आ जाती है। तो लेट्स सपोज हमारे पास एग्जांपल है, आइस मौजूद है हमारे पास। जब आप इसको टेम्परेचर देंगे तो वो लिक्विड के अंदर तब्दील हो जाएगी, और अगर मजीद टेम्परेचर दिया जाएगा तो वो उसके गैस यानी उसके वेपर्स बन जाएंगी। लेकिन अगर आप टेम्परेचर को कम करेंगे तो गैस वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी, और लिक्विड से फिर वो मजीद कंडेंस होके सॉलिड के अंदर जो है वो तब्दील हो जाएगी। तो जब आप टेम्परेचर या प्रेशर को चेंज करते हैं तो इससे जो है फेज चेंजेस अकर होती हैं।